हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बिहार एसएससी इंटर लेवल जीके जीएस के सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज से इस वीडियो में हम लोग अपने सीरीज़ को रिज्यूम करते हैं। 2-3 दिन गैप हो गया था। आज हम लोग का छठा या सातवां वीडियो होगा और इस पूरे वीडियो का जो भी जीके जीएस का लेक्चर चल रहा है उस सभी का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो लोग जाइए प्लेलिस्ट पे जाइए मेरे चैनल के, और वहाँ पे एक एक वीडियो करके आप देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट करके मैंने लाया है। आप अदर किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी के अलावा तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन का लेवल मैं खुद से नहीं बता सकता हूँ, आप ही लोग बताना जब एग्ज़ाम दे करके आना। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एक मोटिवेशनल कोट्स का या बातों से। एक दिन ज़िंदगी ने पूछा, क्या एक दिन ज़िंदगी ने पूछा कि सपना क्या होता है, तो ज़िंदगी ने बोली कि बंद आँखों से जो अपना होता है। तो ज़िंदगी ने बोली कि जो बंद आँखों से अपना होता है, खुली आँखों से ही वही सपना होता है। समझ में आया? समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझाने की ज़रूरत मुझे नहीं है, ये सब चीज़ें हो चुका है। तो हम लोग आज चलते हैं आगे। 1 मिनट। और लास्ट में मैं आप सभी को बता दूं कि लास्ट में आप सभी को एक क्वेश्चन देता हूं जो आपको उसका आंसर देना होता है कमेंट बॉक्स में, तो वो भी आप लोग बताइएगा। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी, आपको पता होगा। ये सब चीज़ें हो गया है। लास्ट में मैंने यहाँ पे ला करके छोड़ा था। लास्ट जो पिछली वीडियो था उसका टास्क आप लोगों का था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में पहले जल विश्वविद्यालय खोलने का घोषणा किया है। तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको पता होगा सीएम योगी आदित्यनाथ है, और वहाँ के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ या गलत बताइएगा आप लोग, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। चलिए आगे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोगों का ये है, ठीक है। हाँ, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धता पर अधिक निर्भर करती है। हरित क्रांति की सफलता आप सभी को पता होगा हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में हुआ था, 1966 में हुआ था, ठीक है। एक पैकेज प्रोग्राम के रूप में इसे शुरू किया गया था, जिसमें बहुत सारे आदानों को इनपुट्स को शामिल किया गया था। उसमें से कौन ऐसे इनपुट है, ठीक है, कौन से ऐसे इनपुट्स है जो अधिक उपलब्धता, इसकी उपलब्धता बहुत ज़्यादा निर्भर करती है हरित क्रांति को सफल होने में, ठीक है। हरित क्रांति को सफल होने में आपको चारों में से कौन सा आंसर राइट होगा आपको बताना है। बीजों की उच्च पैदावार, ठीक है, बीजों की उच्च पैदावार किस्म होगा, किम नहीं किस्म होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। पर्याप्त सिंचाई सुविधा अगर होती है तो क्या हरित क्रांति सफल माना जाएगा। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक जो दवा होती है, फर्टिलाइज़र, जो वो जो फिराडोन वगैरह होता है, सल्फर ऑक्साइड वगैरह होता है, उस सभी की अगर प्रचुर मात्रा हो तो क्या हरित क्रांति को सफल माना जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको मैं बता दूं इसका राइट आंसर इसमें से। देखिए एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन सेट करता है। देखिए एग्जामिनर हमेशा जो एस्पिरेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट होते हैं, उसको चकमा देने का प्रयास करता है, और जिसका IQ लेवल तेज होता है, ठीक है, वो एग्जामिनेशन को क्रैक कर ले जाता है। क्वेश्चन वही होता है जो पढ़ा रहता है, सब वही होता है, बट इसमें से क्वेश्चन घुमा करके दिया होता है। देखिए हरित क्रांति की सफलता के बहुत सारे इनपुट है, उसमें से एक हो जाएगा बीजों की उच्च पैदावार किस्म, जो इसमें दिख रहा है ऑप्शन ए में, बीजों की उच्च पैदावार किस्म। उर्वरक जो कि आपको दिख रहा होगा, सी नंबर में दिख रहा होगा। कीटनाशक दवाएं तथा पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, ये भी आपको दिख रहा होगा बी और सी में। पर्याप्त सिंचाई सुविधा और कीटनाशक ये सब ही है, ठीक है। रासायनिक उर्वरक, पर्याप्त सिंचाई, बीजों की उच्च पैदावार, ठीक है। ये चारों पांचों जो मैंने बताया, बीजों की उच्च पैदावार, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं और पर्याप्त सिंचाई, ये चारों जो ABC है तीनों होगा। लेकिन इसमें से पूछा गया अधिक निर्भरता। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा गया है, अधिक निर्भर किस पे करता है। तो देखिए अधिक निर्भर इस पे करता है, कहता है कि हरित क्रांति के लिए उपयुक्त चारों आवश्यक है, लेकिन मैक्सिको से आयातित होने वाले उच्च उत्पादकता वाले बीजों ने हरित क्रांति लाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बीजों की उच्च पैदावार किस्म जो है हरित क्रांति की सफलता में अधिक निर्भर होती है, अधिक उपलब्धता इसकी होती है बीजों की उच्च पैदावार को। बाकी सभी इसमें शामिल है, सभी किस जो इनपुट है वो सभी शामिल है इसमें हरित क्रांति में। अगला क्वेश्चन, हाँ आपको बताना है कि हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 99 नंबर क्वेश्चन होगा।
आज का दूसरा होगा तीसरा, भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग क्या है? बृहत स्तरीय, भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय मतलब बृहत मतलब बहुत लंबा चौड़ा, बहुत ही पुराना और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जाने वाला उद्योग इनमें से कौन है? चारों में से कौन है? पहला कपास, दूसरा लोहा एवं इस्पात, तीसरा कागज़ और चौथा पटसन। आपको बताना है फटाक से कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने आपके सही हो रहे हैं। लास्ट में आपको सभी क्वेश्चन का आंसर पहले लिख लेना है कि मेरे ये सही हो रहे हैं, ये गलत हो रहे हैं, फिर आपको बताना है कि आपके कितने सही हुए। भारत में सबसे प्राचीन बृहत, आपको सबसे पहले पता होगा कि जब सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग पढ़ रहे थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले कपास की खेती ही तो शुरू हुई थी, जिसे यूनानियों ने हिंडन कहा था, शायद सिंडन, सॉरी यूनानियों ने क्या कहा था? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो कपास की खेती होती था उसे सिंडन कहा। क्या कहा? सिंडन। ठीक है, और तो यही होगा क्योंकि कपास की खेती सबसे पहले और बहुत ही बृहद स्तर पे की जाती थी भारत में। सबसे प्राचीन यहाँ पे जब आ गया तो कपास ही होगा, तो राइट आंसर इसका कपास हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हम लोगों का अगला क्वेश्चन है विभाजन के कारण। ठीक है, देखिए भारत का विभाजन हुआ था 1947 में। ठीक है, जिस समय रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी 1947 में। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। तो उस आज़ादी के समय में भारत को बहुत कुछ खोना पड़ा था। इस पर एक पुस्तक है, ठीक है, भारत का विभाजन करके एक पुस्तक है जो आपको रुला देगा जब आप पढ़ोगे तो विभाजन के कारण भारत में बहुत चीज़ की क्षति हुई थी, बहुत चीज़ों को भारत को नुकसान झेलना पड़ा था। उसमें उद्योग की बात अगर आए, बहुत सारे लोग का अपना परिवार एक भारत में चला गया और एक पाकिस्तान में चला गया, ये स्थिति हुई। भारत के बहुत सारे लोग पंजाब के क्षेत्र में जिसका खेत था, बहुत सारे ज़मीन था, जायदाद था, उसका आधा भारत में था और आधा पाकिस्तान में चला गया। मैक्सिमम बहुत सारा उसका उद्योग धंधा खेती ये सब चीज़ें उसका पाकिस्तान में चला गया था जब रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी। तो इसमें उद्योग में क्या है, हुई को लिखा हुआ है ना, हुई नहीं होगा, ये आपको बता दूँ, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। रुई तथा शक्कर आपको पता ही होगा, मिठा, इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग, जूट तथा रुई उद्योग और कागज़ तथा लोहा उद्योग। इस चारों में से कौन सा उद्योग है जो ज़्यादा प्रभावित हुआ था विभाजन के कारण? विभाजन होने की वजह से इसमें से किस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था? ठीक है, सॉरी यार बहुत कच्चा टका रहा है। तो देखिए विभाजन के कारण भारत पर जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था, सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ा था वो आपको जूट तथा रुई उद्योग पे पड़ा था। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। यार क्या तुम कर रहे हो? जूट तथा रुई उद्योग क्या हो जाएगा? जूट तथा रुई उद्योग। देखिए भारत में आधुनिक जूट उद्योग लगभग 165 वर्ष पुराना है। कितना? 165 वर्ष पुराना है भाई साहब। किसका? जूट का उद्योग। ठीक है, 1855 ईस्वी में श्रीरामपुर के निकट रिसरा नामक एक जगह है, श्रीरामपुर के निकट रिसरा नामक स्थान पर पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। कहाँ पे? श्रीरामपुर के निकट, श्रीरामपुर में। कहाँ पे? श्रीरामपुर। और मैं राज्य का नाम जानबूझकर नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप जा करके सर्च करके देखोगे कि श्रीरामपुर किस राज्य में है, कहाँ पे है, तो आपको याद हो जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए आप याद रख पाओगे। तो श्रीरामपुर के किस जगह का नाम बताया मैंने? रिसरा नामक स्थान पर पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। और वर्ष 1947 में भारत में विभाजन से जूट उद्योग को बहुत ही क्षति पहुंची थी, क्योंकि अधिकांश जूट उत्पादन जो था ना, अधिकांश जूट उद्योग जो था वो कच्चे माल से ही उत्पन्न होता था। जूट क्या होता है? कच्चे माल से उत्पन्न होता है। और दूसरी तरफ सूती वस्त्र जो होता है वो अधिकांश मिले सूती वस्त्र का मुंबई में, अहमदाबाद में, ठीक है, था। जबकि कपास का उत्पादन 40% क्षेत्र पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया था। ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया था और इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि जितने भी मिल थे, जितने भी पैदावार होने वाली जूट, जहाँ जिस जगह पे जूट की उपज काफ़ी मात्रा में होती थी वो सभी पाकिस्तान प्रांत में पड़ गया था। तो जूट तथा रुई उद्योग को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था भारत में। अगला, आपको पता होगा कि भारत के कोर उद्योग कौन कौन है। ठीक है, जो मेन उद्योग है भारत के, कोर उद्योग जिसे हम लोग कहते हैं, ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं और ये हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं। तो भारत में कोर उद्योग क्या क्या है, कौन कौन से कोर उद्योग है, चारों में से आपको बताना है। विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, उपरोक्त में से सभी। कौन होगा? देखिए उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं भारत में 8 उद्योग है। कितने? 8 उद्योग जो है वो कोर उद्योग की श्रेणी में आता है। कितने? आपको 8 उद्योग याद रखना है जो कोर उद्योग की श्रेणी में आता है, जो हमने क्वेश्चन किया कोर उद्योग की श्रेणी में।
पहला विद्युत, ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, क्या, विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम परिशोधन उत्पादन, उर्वरक, स्टील और सीमेंट, ठीक है। ये सभी क्या, एक बार और बता देता हूँ, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम परिशोधन उत्पादन, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और विद्युत, ये सभी कोर सेक्टर में आते हैं, कोर उद्योग के अंदर आते हैं, ठीक है, इसको याद रखना है। कोर उद्योग में ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना है, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान होता है, जो राजस्व कर होता है, राजस्व कर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, उसमें से राजस्व का प्रधान कर कौन है, प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना है। देखिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर होगा, लेकिन ये कन्फ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए एग्जामिनर ने इसे जानबूझ के फंसाया है हमें। इसका आंसर अप्रत्यक्ष होगा, लेकिन 2023-24 का जो इस बार 23-24 का जो बजट पास हुआ है, इस बजट में क्या हुआ है पता है, प्रत्यक्ष कर को रखा गया है राजस्व का प्रधान, किसको, प्रत्यक्ष कर को, 2023-24 में प्रत्यक्ष कर को रखा गया है। तो इसके अनुसार अगर अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अगर पूछे भी जाते हैं तो प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, और इसके पूछने के चांस ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि ये अब 2023-24 का बजट हाल फिलहाल में पास हुआ है, और इसमें प्रत्यक्ष कर को कर दिया गया है राजस्व का प्रधान स्रोत, और इससे पहले था अप्रत्यक्ष कर। तो हो गया ना ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन। जो लोग पुराने टीचर से पढ़ते होंगे, अपने दादाजी लोग से, वो लोग अप्रत्यक्ष कर मार के आएंगे। जो नए टीचर से पढ़ रहे होंगे, हम लोग जैसे भाई से पढ़ रहे होंगे, हम लोग जैसे बेस्ट फ्रेंड से पढ़ रहे होंगे, जो आप लोगों का बहुत ज़्यादा केयर करता है, एक एक चीज़ को बारीकी से ढूंढ करके लाता है ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना बना रहे, तो उसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के हिसाब से प्रत्यक्ष कर होगा और पहले के हिसाब से अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा, ठीक है। और आपको बता दूँ, सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है, जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक, क्या हो जाएगा जीडीपी का फुल फॉर्म, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीडीपी का आपको बता देना है फुल फॉर्म, और मैं बता दूं जीडीपी का प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर कितना कितना था, मुझे याद था, एक मिनट, जीडीपी का 5% और 6% मैंने याद किया था। हाँ देखिए, प्रत्यक्ष कर 6% इस बार था, ठीक है, और 5.1% अप्रत्यक्ष कर था। तो कौन प्रधान हो गया, जो ज़्यादा होगा उसी को ना प्रधान माना जाएगा, जिसकी सीटें ज़्यादा होती है लोकसभा में उसी को तो प्रधानमंत्री उसी पार्टी से तो चुने जाते हैं। तो प्रधान किसका हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा जिसका शेयर ज़्यादा होगा उसका। तो जीडीपी में 6% प्रत्यक्ष कर था 2023-24 के बजट के अनुसार, और 5.1% अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वो होता है, आपको बता दूं, प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर आप लोग सुन करके बोर हो रहे होंगे जो लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष कर वो होता है जो डायरेक्ट जो कर उपभोक्ता होता है वो डायरेक्ट सरकार को टैक्स के रूप में देता है, ठीक है। और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, जो कि वस्तुएं पे लगाया जाता है, वस्तु पे लगाया जाता है, डायरेक्ट जो कर देने वाला होता है उस पर ही वस्तु पे वो टैक्स लगाया जाता है, उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सिंपल भाषा में मैंने बता दिया, बाकी इसके बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब शुरू हुआ था। आप कहोगे कि बहुत आसान है, तो बिल्कुल आसान है भाई साहब, लेकिन इसके पीछे के लॉजिक को, इसके पीछे के बैकग्राउंड को समझाने के लिए मैंने लाया है, ठीक है। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब शुरू हुआ था, सबको पता है, मुंबई से थाने में शुरू हुआ था, 1853 में शुरू हुआ था, 34 किलोमीटर था, ठीक है। और सारे फैक्टर है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है और एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो चलिए हम लोग एक मिनट, हाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। देखिए, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब शुरू हुआ था, तो 1853 में हुआ था, आप सभी को याद है। आपको ये भी बताना होता है, कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछ लेता है कि किसके शासनकाल में उस समय गवर्नर या गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। तो भारत में उस समय जो था 1853 में लॉर्ड डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी शासक था उसमें, अंग्रेजी अधिकारी लॉर्ड डलहौजी के काल में सबसे पहले रेल मार्ग शुरू हुआ था। आपको बता दूं कि जो रेल वगैरह का शुरुआत किया गया था अंग्रेजों द्वारा ही किया गया था, और वो भारत के लोगों की सुविधा के लिए नहीं किया गया था, वो अपनी सुविधा के लिए किया था, ताकि ब्रिटेन से भारत सामान आयात निर्यात करने में, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ व्यापार करने में सुविधा हो, सैनिक को लाने ले जाने में सुविधा हो, ये सब चीज़ों के लिए उसने शुरू किया था, ठीक है, हुआ था। जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में ट्रेन चला गया था। उसमें 14 डिब्बा था, कितने डिब्बा था, 14 डिब्बे था, ठीक है। और उसमें कितने यात्री सवार थे, आपको पता होगा 400 लोग सवार थे उस, ठीक है। और 34 किलोमीटर की यात्रा तय की गई थी इस ट्रेन के द्वारा, तो ये याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहला रेल मार्ग शुरू हुआ था 1853 में, मुंबई से थाने, ठीक है। 14 डिब्बा था, 400 यात्री उसमें सवार थे,
ठीक है, याद रखिएगा। अरे बाप रे, स्थिति दयनीय कर दिया यार, बट जब तक करूँगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। ये देखिए अगला क्वेश्चन, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है, जो बड़ी लाइन है, छोटी लाइन बड़ी लाइन होती है ना, तो बड़ी लाइन की दो पटरी के बीच की दूरी कितनी होती है आपको बताना है। कितना होता है? 5.5 फीट। कितना होता है? बड़ी लाइन के बीच की जो दूरी होती है वो 5.5 फीट होती है। कितनी फीट होती है? 5.5 फीट होती है। छोटे लाइन की आपको बतानी है, छोटी लाइन की आपको बतानी है। चलो देखिए, जब भी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो, जब आप अंदर से इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो उस समय आपको साथ देने वाला कोई नहीं होता है आपके मम्मी पापा और आपके बेस्ट फ्रेंड के अलावा और आपके गुरु के अलावा, ठीक है। तो जब भी आप इरिटेट होते हैं अंदर से, जब भी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जब भी आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है, ठीक है, तो उस समय ज़्यादा कोशिश करें कि जो लोग आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा हो, जो लोग आपकी भलाई की बात कर रही हो, जो लोग आपकी भलाई वाकई में चाहता हो, जो बिल्कुल स्वार्थ रहित हो, उससे बात करें, ठीक है। आपसे किसी के अंदर स्वार्थ छिपा हो आपके प्रति, अगर उन लोगों के सामने जाओगे तो आपका फ्रस्ट्रेशन 2 गुना हो जाएगा। ये मैंने अनुभव किया है पिछले 2-3 सालों में, ठीक है। तो आप अपने मम्मी पापा से मिलते रहे, बात करते रहे, हमेशा मम्मी पापा को समय दें। अगर दूर है घर से तो आप फ़ोन पे बात करते रहें, इससे आपका फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन से आप आगे निकल जाओगे। देखिए, लाइफ में कोई किसी का के लिए परमानेंट नहीं होता है, एक्सेप्शन हो गया है आजकल परमानेंट होना लाइफ में किसी को किसी के लिए, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। आपसी सौहार्द बनाए रखना, मानवता को कायम रखना बहुत ही मुश्किल हो गया है इस कलयुग में, लेकिन हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और देखिए क्या सफल होता है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजता है, हाँ, ताली दोनों हाथों से बजाना पड़ता है, तभी जाकर के आवाज़ें निकलती हैं। समझ में आ रहा है? तो मानवता को मुझे बरकरार रखनी है। मुझे बहुत ही ज़्यादा तरस आती है, बहुत ही ज़्यादा चोट लगती है जब आप किसी को अपना मान रहे होते हैं, निस्वार्थ भाव से उसका साथ दे रहे होते हैं और लास्ट में आपको वो आपकी उस इमोशन को नहीं समझ पाता, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, दर्द होता है, ठीक है। वो एक बहुत ही बड़ा संकट होता है, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, उसको उस समय जो इंसान हल्के में ले लेता है उसे समझ जाता है कि ये दुनिया की यही रीति है, दुनिया के यही रिवाज है, दुनिया मतलबी है। उस समय सोचना पड़ता है थोड़ा, तब जाकर के आप उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलोगे। मेरे दोस्त, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। आप जिससे ज़्यादा प्रेम करते हो वो भी एक न एक दिन छोड़ करके आपको चला जाएगा, और जिससे ज़्यादा प्रेम करते हो और वो चला जाएगा आपको छोड़ करके, चाहे आपके जीवन से या वो अपने जीवन से स्वयं चला जाए, परमानेंटली चला जाए, यमराज जी के यहाँ चला जाए, तो बहुत तकलीफ़ होता है। उस तकलीफ़ से उभरना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए ज़्यादा किसी से ना प्रेम करना चाहिए, ना ज़्यादा किसी से दुश्मनी करना चाहिए। प्रेम ठीक है, लगाव ठीक है, बहुत ही अच्छा है, बट एक उसके साथ साथ एक मेंटेनेंस होना ज़रूरी है कि अगर कुछ खुदा न खास्ता हो जाता है, दूरी बन जाती है, तो मैं उस डिप्रेशन से, उस एंग्जाइटी से कैसे उभरूँगा। तो ये सब प्लानिंग लेकर के चलना होता है लाइफ में, नहीं तो लाइफ जितना ईजी है भाई साहब, लाइफ उतना ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हाँ, इसमें हर एक छोटी छोटी बातों को याद रखना होता है, स्ट्रेटजी बनाना होता है फ्यूचर को लेकर के, कि मैं इस बहुत सारी परेशानियां हैं, अलग अलग परेशानियां हैं सभी लोगों के जीवन में। उस परेशानी से उभरने के लिए आपको पहले से ही स्ट्रेटजी बना करके रखना पड़ेगा, अपने अच्छे दोस्त बना करके रखने पड़ेंगे, अपने मम्मी पापा के साथ संतुलन बना कर रखना पड़ेगा। नहीं तो मेरे दोस्त, लाइफ में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बड़े अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है जीवन में यूँ ही अपनी पल को गंवाते हुए, अपने जीवन को गंवाते हुए। तो मैं ये नहीं चाहता कि किसी के साथ अनहोनी हो। सभी लोग अपने जीवन को अच्छे से जिए। रात को सोना बंद कर दे, रात को जगना बंद कर दे। मैंने रात को जगना शुरू किया था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगे, फ्रस्ट्रेशन रहेगा पूरे दिन। रात को मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाना चाहिए, लेकिन मुझे नींद आती नहीं है। 12 बजे तक, 1 बजे तक मैं जगे रह जाता हूँ, लेकिन अब टाइम को बाउंडेशन में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सभी लोग टाइम टेबल बनाएं, सुबह में सवेरे जग जाए, रात को सवेरे सोने का प्रयास करें। बाकी सब चीज़ें ज्ञान बताना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस सब चीज़ों से गुजर रहा हूँ, इसलिए मैं अनुभव फील किया हूँ, इसलिए आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए आगे का क्वेश्चन शुरू करते हैं। बहुत कुछ बताना बाकी है, शायद नहीं बता पाऊँगा अपने जीवन में ये सब चीज़ें, जितना मैंने झेला है। और सभी लोग झेलते हैं, लेकिन सभी का प्रॉब्लम का जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है। चलिए,
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है? प्रवाल भीति समुद्र के अंदर चट्टान जो होता है, जो बहुत पुराने जो जीव था वो लोग गले सड़े और उसे जो चट्टानें उभर करके आई उसे प्रवाल भीति कहते हैं। प्रवाल भीति अलग अलग तरीके के होते हैं, 3 प्रकार के प्रवाल भीति होते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थोड़ा जल्दी मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, अंदर से दूसरे टाइप का फील हो रहा है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है? तो प्रवाल भीति आपको सभी को पता होगा, भारत में ESSO आपको पता होगा, इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस के अनुसार भारत में प्रवाल भीति वाले क्षेत्र जो है वो 5 है, ठीक है। कितने हैं? 5 है। आपको 5 में से 3 यहाँ पे दिख रहा होगा, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप है। उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और उसके बाद मलवन क्षेत्र है। क्या है? कच्छ की खाड़ी, मलवन क्षेत्र, लक्षद्वीप और मन्नार की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे प्रवाल भीति पाई जाती है। तो इसमें से लास्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कहाँ पाई नहीं जाती है? तो आपका कैम्बे की खाड़ी हो जाएगी। कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भीति नहीं पाई जाती है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन अपना है कि जो भारत का 13 बंदरगाह है प्रमुख, ये याद रखना है। भारत को 13 प्रमुख बंदरगाह है, उसमें से जो सबसे लास्ट 13वां बंदरगाह जो स्थापित किया गया है 2020-21 के आसपास में स्थापित किया गया है, वह किस राज्य में है? तो आपका कॉमन सेंस आपको होना चाहिए कि देखिए, तब बंदरगाह वहीं होगा जहाँ समुद्र का तट जहाँ पर लग रहा होगा, जहाँ पे समुद्र का तट लग रहा होता है। समुद्र से तट से कौन कौन से राज्य भारत के लगते हैं? तो आपको पता होगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यही ना लगता है 9 राज्य, ठीक है। तो 9 राज्य जब लगता है तो बिहार यहाँ कहाँ से चला आया? तो सबसे पहले बिहार को मैं क्या करूँगा? हटा देता हूँ। यहाँ तो महाराष्ट्र होगा, नहीं तो तमिलनाडु होगा, नहीं तो गोवा होगा, नहीं तो केरला होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र होगा। 2020 में इसे पारित किया गया था, ठीक है। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र में है। आपको मैं टोटल 13 बंदरगाहों का लिस्ट यहाँ पे दे दिया हूँ इस PDF में। इस PDF को आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। 13 बंदरगाह है, आप देख लेना। और आपको इस 13वां बंदरगाह का नाम बताना है। 13वां बंदरगाह का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नाम है या मुंबई पोर्ट नाम है, क्योंकि मुंबई में यही 2 बंदरगाह इंपॉर्टेंट है। अगला 107 नंबर क्वेश्चन, अंटार्कटिका में भारत के तीसरे शोध केंद्र, जो शोध केंद्र है भारत के, वो अंटार्कटिका में 3 शोध केंद्र है, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा। तो तीसरा जो शोध केंद्र है वो 2012 में शायद स्थापित किया गया था। 2012 या 2020 में किया गया था, आप लोग बताना। मेरे अकॉर्डिंग 2012 में ही किया गया था, सही हूँ मैं? आप लोग एक बार देख लीजिएगा, 2012 में ही होगा। तो 3 शोध केंद्र है। तो तीसरे शोध केंद्र का नाम क्या है? देखिए मैं बता देता हूँ। पहले अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र जो है, इसका स्थापना 1983-84 में हुआ था, ठीक है। 1983 कहीं कहीं रहता है, 1984 रहता है। इसका नाम है, पहले का मैं बता रहा हूँ, दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंटार्कटिका में जो पहला शोध केंद्र 1983-84 में भारत द्वारा स्थापित किया गया था, उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। क्या? दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री। दूसरा 1988-89 में किया गया था, ठीक है, 1988-89 में, और इसका नाम है मैत्री। क्या? मैत्री। दूसरे का मैत्री। और तीसरा 2012 में किया गया था और इसका नाम है भारती। भारती। अंटार्कटिका में भारत के 3 शोध केंद्र हैं। एक है जिसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री, 1983-84 में स्थापित किया गया था। दूसरा है मैत्री, जिसका स्थापना 1988-89 में हुआ था। और तीसरा जिसका नाम है भारती, 2012 में स्थापित किया गया था। तो तीनों का डेट याद रखना है, 1983-84, 1988-89 और 2012, ठीक है। याद रखिएगा, 2012 में ये भूकंप, तू ही बच्चे यू एम आई, ये वाला गाना याद है, तो इस पर याद रखिएगा। 2012 में ही स्थापित किया गया था। भूकंप वैसे आया नहीं था, आया था 2015 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना कि स्वतंत्रता पूर्व, ये क्वेश्चन पूछा गया है और बिहार में जातिगत जनगणना हुआ है, तो जाति से रिलेटेड क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। और जातिगत जनगणना जो इस बार भारत में, मैं बता दूं अपने अकॉर्डिंग बताता हूं कि जो जातिगत जनगणना हुआ है ये 100% सही आंकड़ा नहीं है। इसमें बहुत ही ज़्यादा करप्शन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उड़ेर बगड़ किया गया है, क्या बताऊं मैं, ठीक है। सही आंकड़ा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जब आंकड़ा निकाल दी है, जारी कर दी है, तो उसे मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आपको उसी को अकॉर्डिंग देना पड़ेगा जो डाटा निकाला गया है, बताया गया। तो देखो, स्वतंत्रता से पहले भारत में किस जाति की वर्चस्वता नहीं थी? तो आपको पता होना चाहिए, भूमिहार जाति के बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है।
रणवीर सेना वगैरह इसी का था। तो इसको सबसे ज़्यादा वर्चस्व वाला जाति कोई था स्वतंत्रता से पहले, तो भूमिहार था, उसके बाद राजपूत था, फिर कायस्थ था। ठीक है, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ। अब बहुत सारे लोग जो होंगे बिहार से बाहर के लोग वो समझ नहीं रहे होंगे बिहार यूपी के बाद कि भूमिहार किसे कहते हैं। तो देखिए ब्राह्मण आप लोग जानते होइएगा, ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का ही सब कैटेगरी है भूमिहार। ब्राह्मण में 2 कैटेगरी बनाया गया, जो लोग पूजा पाठ, जो लोग पूजा वगैरह यज्ञ वगैरह करवाने लगे वो लोग ब्राह्मण कहलाने लगे, जो मंदिर को सुरक्षित रखने लगे, और जो खेती बाड़ी में लगे, जो ब्राह्मणों को दान देने वाले बन गए, वो भूमिहार कहलाने लगे। बाकी सेम है, ब्राह्मण और भूमिहार में कोई डिफरेंस नहीं है। आप याद रखिएगा ब्राह्मण भूमिहार, जिसे लोग मैथिल ब्राह्मण के नाम से भी दिल्ली वगैरह में जानते हैं। ठीक, उसके बाद राजपूत आप लोग जानते होइएगा, क्षत्रिय, कायस्थ भी एक आता है कास्ट में, जो कि अपर कास्ट में ही आता है, और कुर्मी जो था अभी भी उतना नहीं है, और स्वतंत्रता पूर्व में भी इसका कोई वर्चस्व नहीं था कुर्मी जाति का। ठीक है, तो यहाँ किसी जाति को ठेस पहुँचाने की बात नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा गया, आप जा करके देख लेना, ये बीपीएससी के क्वेश्चन में, बीपीएससी के एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए, आंसू, आंसू शीर्षक कविता के कवि कौन है? क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आपको बिहार एसएससी में हर वर्ष 2-3 क्वेश्चन आते हैं जो कि कवि और कविता से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, लेखक से। देखिए आंसू शीर्षक कविता के जो लेखक हैं उसमें से आपको मैं बता दूं, आंसू का जैसे ही मुझे याद आया, आंसू से एक मुझे शायरी याद आ रहा है, जो मैंने खुद से क्रिएट नहीं किया है, बल्कि मैंने कहीं देखा था तो इसे अपने से बनाने का प्रयास किया है। सिर्फ चेहरे की उदासी से भर जाए आंसू फिराज, क्या? सिर्फ चेहरे की उदासी से भर आए आंसू फिराज, दिल का आलम तो आपने देखा ही नहीं है, दिल का आलम तो आपने मेरा देखा ही नहीं है। सच है यही। ठीक है, सिर्फ आंसुओं से किसी की तुलना नहीं की जानी चाहिए, इंसान दिल से पहचाने जाते हैं। चलिए, तो इसका मैंने आंसर बताया कि नहीं बताया आपको? सॉरी, ये तो शायरी में ही मैं इस चला गया यार। इसका आंसर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आंसू शीर्षक कविता के कवि जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 13वां हॉर्नबिल महोत्सव, मैंने आप लोग जो लोग डिस्कशन क्लास में जुड़े हुए थे, संस्कृति आप लोग को मैं बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से बताया गया था। हॉर्नबिल 22वां हॉर्नबिल महोत्सव इसी टाइम हम लोग कर रहे थे डिस्कशन क्लास में, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उस डिस्कशन क्लास को। ठीक है, तो वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत चीज़ उस समय रिपीट हो रहा है, अब इस बार रिपीट हो रहा है तो मुझे पता चल रहा है। तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है 23वां हॉर्नबिल महोत्सव, और ये हॉर्नबिल तो महोत्सव जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे? नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल महोत्सव, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है, हाल ही में लिखी गई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज के लेखक कौन है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल अपनों का ख्याल रखना है। ठीक है, और अपने सपनों को मरने नहीं देना है, क्योंकि सपने जब मरते हैं ना मेरे दोस्त, तो उससे ज़्यादा दुख और किसी चीज़ में नहीं होता है। अपने सपने को कभी नहीं मरने देना है, अपने सपने को ज़िंदा रखना है। हाँ, तो इसको याद रखिएगा, आपके अंदर की पोटेंशियल को आपको खुद पहचानना होगा। आप अपनी पोटेंशियल का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कितना है। ठीक है, तो इसलिए आप अपने आप को पहचानो, और पूरे संसार में आपके जैसा सिर्फ आप हो। ठीक है, लोग कहते हैं कि मुझे आपके जैसा इंसान चाहिए। यार आपके जैसा इंसान मतलब सीधा एक, मैंने सुना, मैं मतलब कि मैं गया हुआ था यहाँ पे नॉलेज पार्क है वहाँ पे, तो एक लड़की कह रही थी कि मुझे सिर्फ आपके जैसा इंसान चाहिए, और वो कह नहीं पा रही थी कि सिर्फ आप चाहिए मुझे, मतलब कहना कुछ क्या चाह रही थी ये कि मुझे आपके जैसा इंसान चाहिए, वो कह नहीं पा रही थी कि आप ही चाहिए मुझे, क्योंकि उसे भी पता था कि आपके जैसा सिर्फ आप ही हो। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न होता है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आपके जैसा सिर्फ इस दुनिया में आप ही है, और आप जो कर सकते हैं वो वाकई में कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे ब्रह्मांड की बात करूँ मैं तो अपने आप को पहचानिए, अपनी सपनों को नहीं उड़ान दीजिए, साथ में मिलकर के फोड़ेंगे, हर चीज़ को तोड़ेंगे। चलिए, लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया, आभार, अभिनंदन, लव यू, बहुत सारा प्यार आप सभी को, इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए, साथ में बने रहने के लिए, विश्वास जताने के लिए। यार इतना विश्वास कलयुग में कोई किसी पे नहीं करता है, सच बता रहा हूँ, मैं खुद नहीं करता हूँ सब पे विश्वास, अपने मम्मी पापा और 2-4 लोगों के अलावा, और किसी के बारे में मैं क्या कहूँ।